सबसे पहले आपको खबर दें कि शहर में मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में बड़ी कार्रवाई की गई। दौरान चेकिंग 2600 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद की गई। शहर के दाखिली रास्ते पर मुर्गियां सप्लाई करने वाले ट्रकों की चेकिंग की गई, जबकि मुर्दा मुर्गियां लाने वाले 2 सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुर्दा मुर्गियों को बोरियों में छुपाकर सप्लाई की कोशिश की जा रही थी, जबकि मुजरे सेहत मुर्गियों को तलब करने के लिए पेमको भट्टी भिजवा दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा कि किस तरह से ये इतनी बड़ी खेप जो है मुर्दा मुर्गियों की इसको पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, फूड अथॉरिटी को खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी कि मुर्दा मुर्गियों की भारी खेप है जो कि लाहौर में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पे सप्लाई के लिए लाई जा रही है, जिस पे डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में छापामार कार्रवाई करते हुए 2600 किलोग्राम मुर्दा मुर्गियां हैं जो कि लाहौर के दाखिली रास्ते से जो ट्रकों पे लाई जा रही थी, ये चेकिंग के दौरान जब्त करके इनको तल्फ करने के लिए जो है वो भट्टी में भिजवा दिया गया है। बीमार और मुर्दा मुर्गियां लाने वाले 2 सप्लायर्स को भी जो है वो मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना है कि ये तहकीकात की जा रही हैं कि ये किन फूड पॉइंट्स पे सप्लाई देने के लिए जा रहे थे। इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि मुर्दा मुर्गियों को बोरियों में छुपाकर सप्लाई करने की खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी, जिसपे ये नाकाबंदी करके कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर दोनों मुल्जमान को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया और इस हवाले से छानबीन की जाएगी कि कौन से ऐसे खरीदार हैं जो कि इनसे मुर्गियां जो है मुर्दा मुर्गियां और मुजरे सेहत जो गोश्त है वो खरीद के लाहौरियों को खिलाते थे। इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा है कि मुर्गी का गोश्त खरीदे वक्त हमेशा सेहतमंद मुर्गी को अपने सामने ज़िबा कराएं और ऐसी अगर किसी भी शहरी के पास खुफिया इत्तला हो तो वो फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन पे मुतला करें, उनका नाम सीगा राज में रख के कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, रिजवान नकवी इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में बड़ी कार्रवाई की गई है। दौरान चेकिंग 2600 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद की गई। शहर के दाखिली रास्ते पर मुर्गियां करने वाले ट्रकों की लाने वाले 2 सप्लायर्स गिरफ्तार कर दिए गए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान तलख कलामी। अपोजिशन रुकन अरशद मलिक की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ रिमार्क्स। अपोजिशन रुकन के रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान की जानिब से हंगामा किया गया। हुकूमती अरकान का अपनी नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। अपोजिशन अरकान की जानिब से एजेंडा फाड़ कर फेंक दिया गया। इजलास की कार्रवाई का अहवाल जान लेते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा ये असम्बली इजलास में कैसे मनाज़िर सामने आए? देखिए जी, अवामी नुमाइंदे हैं और अवामी रद्द-ए-अमल ही उन्होंने असेंबली के अंदर दिखाया है। वजीर आजम के बारे में अपोजिशन रुकन अरशद मलिक की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, जिसके ऊपर हुकूमती अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। वजीर कानून बिशारत राजा ने अरशद मलिक को सार्जेंट एट आर्म्स के जरिए बाहर निकालने का पैनल ऑफ चेयरमैन से मुतालबा किया, जबकि सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद ने भी इस बात का मुतालबा किया कि ये लोग ऐवान के अंदर बैठने के काबिल नहीं है और अगर वजीर आजम के खिलाफ यहाँ पर कोई बात करेगा तो उसकी जुबान जो है वो बुद्धि से खींच दी जाएगी। इन दोनों जानिब से इस किस्म के रिमार्क के ऊपर ऐवान के अंदर काफी देर तक जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा आराई की जाती रही, जिस पर पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम बादुज़ई ने 15 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया और 15 मिनट के बाद पैनल ऑफ चेयरमैन ने वजीर कानून और सूबाई वज़रा की मुशावरत के बाद मिर्जा जावेद जो मुस्लिम लीग नून के रुकने असेंबली हैं और अरशद मलिक, इन दोनों को एक दिन के लिए ऐवान से बाहर निकालने कार्रवाई से बाहर निकालने का हुक्म दिया और इन्हें बाहर जाने के लिए कहा, जिस पर अपोजिशन अरकान ने ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट किया और साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल ने कहा कि वो इन रिमार्क्स पैनल ऑफ चेयरमैन की इस रूलिंग को नहीं मानते हैं। कोई इस किस्म का इल्जाम मिर्जा जावेद की जानिब से नहीं किया गया कि वो वजीर कानून के ऊपर हमला आवर हुए हों। अपोजिशन ने बाहर जाते हुए कोरम की निशानदही की, जिस पर कोरम के लिए ऐवान के अंदर गिनती करवाई गई तो हुकूमती अरकान की मतलूबा तादाद पूरी थी।
3 مرتبہ اپوزیشن کی جانب سے کورم کی نشاندہی کی گئی اور تینوں مرتبہ کورم جو ہے وہ پورا پایا گیا، اور پینل آف چیئرمین وسیم بادوزئی نے کی اپوزیشن اراکین کے ساتھ مکالمے بازی کی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اراکین شاید گنتی بھول گئے ہیں، اراکین مکمل ہے، 3 مرتبہ آپ کے کہنے پر کورم کی نشاندہی کی اور اراکین موجود ہیں۔ کاروائی مکمل ہونے پر پینل آف چیئرمین نے اجلاس جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ تاہم آج کا جو اجلاس ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن اراکین کی جانب سے ریمارکس دینے کے اوپر کافی دیر ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ جی اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ قذافی بٹ آپ کا بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی ایم پی اے ملک اسد کھوکھر کو قلمدان سونپ دیا گیا۔ محکمہ ہاؤسنگ کی ذمہ داریاں ملک اسد کھوکھر کے سپرد کر دی گئیں۔ صوبائی وزیر اسد کھوکھر کو محکمہ ہاؤسنگ کا قلمدان دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کیسر کھوکھر سے۔ کیسر بتائیے گا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور ملک اسد کھوکھر جو ہے ان کو محکمہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کا چارج دیا گیا، اس کا قلمدان دیا گیا ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس طرح این ڈی اے جو ہے وہ بھی ملک اسد کھوکھر کے ماتحت آ گیا ہے۔ تمام جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جن میں ایم ڈی اے ہے، گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور واسا ہے، پی ایچ اے ہے، یہ سارے جو ہے ملک اسد کھوکھر کے ماتحت آ گیا ہے اور ملک اسد محکمہ ہاؤسنگ کے جو ہے وہ صوبائی وزیر مقرر ہوئے ہیں اور قلمدان دے دیا گیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن محکمہ ایس این جی ڈی نے جاری کر دیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکم دیا تھا اور چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کیسر کھوکھر بہت شکریہ آپ کا۔ یوم آزادی پر نوجوانوں کو باجے بجانے سے روکنے کے لیے کیس کی سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ غیر ضروری درخواست دائر کرنے پر درخواست گزار پر اظہار ناراضگی بھی کیا۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف، عدالتی کارروائی کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، آج لاہور ہائی کورٹ میں جشن آزادی کے موقع پر ہلڑ بازی کرنے اور بینڈ باجے بجانے دیگر اقدامات کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے غیر ضروری درخواست دائر کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور درخواست گزار وکیل کو جرمانہ کرنے کا بھی اندیا دیا ہے۔ جسٹس انوار حسین کی عدالت میں اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو عدالت میں درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ جشن آزادی کے موقع پہ بینڈ باجے بجائے جاتے ہیں، ہلڑ بازی کی جاتی ہے، جو کہ جشن آزادی کے شان نہیں ہے، جس پر جسٹس انوار حسین نے درخواست گزار سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اتنی بڑی آبادی میں کیسے ان لوگوں کو روکا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو چیف سیکرٹری بنا دیا جائے تو کیا آپ یہ روک سکیں گے؟ جس پر درخواست گزار وکیل کو تسلی بخش جواب نہیں دے سکا اور عدالت نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا اور قرار دیا کہ کیوں نہ آپ کو اس پہ بھاری جرمانہ کیا جائے۔ عدالت نے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ جی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے۔ ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ جشن آزادی میں چند گھنٹے باقی ہیں، شہریوں کا جوش و جذبہ عروج پر ہے۔ یوم آزادی کے حوالے سے بازاروں میں خرید و فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد قومی پرچموں، جھنڈیوں اور دیگر سجاوٹی اشیاء کی خریداری کے لیے بازاروں میں موجود ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے عمر ڈار سے۔ عمر بتائیے گا، 14 اگست کو لے کر شہری کتنے پرجوش نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل، جشن آزادی میں چند ہی گھنٹے باقی ہیں اور پاکستان کا 74واں یوم آزادی بھرپور طریقے سے منانے کے لیے شہریوں کا جو جوش و خروش ہے وہ بام عروج پہ ہے۔ اس وقت میں صدر بازار میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو بازار ہے وہ سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں اور دیگر جو سجاوٹی اشیاء ہیں ان سے سج چکا ہے اور شہریوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ جشن آزادی کے حوالے سے جو خرید و فروخت کے لیے ادھر موجود ہے اور ادھر جو ہے وہ جو مختلف ملی نغمے جو ہیں لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پرچموں کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کشمیر کے جھنڈے بھی موجود ہیں جنہیں شہری پاکستان کے پرچموں کے ساتھ اپنے گھروں پہ لگا رہے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جو ہے بات کرتے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے گا، جشن آزادی کے حوالے سے کیا آپ کی تیاریاں ہیں اور کیا جوش و خروش ہے؟ ہم تیاری کر رہے ہیں جی، بچوں کا سامان خرید رہے ہیں، اچھی طرح سارا سامان ہمیں مل رہا ہے بچوں کے لیے، خوشی کا، پاکستان کا، اور 14 اگست کے لیے بچوں کے لیے سامان خرید رہے ہیں اور صدر بازار میں کھڑے ہیں، اچھا سامان مل رہا ہے۔
जी, तो ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जो अपने बच्चों के लिए जो है वो जश्न आज़ादी के लिए जो है खरीदारी करने आए थे। उन्होंने खुद भी जो है पाकिस्तान के अक्स की एक कैप पहनी हुई थी और जो है वो फेस मास्क भी लगाया हुआ था। जो है वो कोरोना SOPs को भी जो है वो फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ वो जश्न आज़ादी को भी भरपूर तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करने की तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ जो है बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी मनाने की तैयारियां जारी हैं। उमर डार, बहुत शुक्रिया। के बुज़दार हुकूमत शहबाज हुकूमत पर बाजी ले गई। बुज़दार हुकूमत के वज़रा की तादाद 37 तक जा पहुंची है। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में वज़रा की तादाद 34 थी। उस्मान बुज़दार की काबीना की तादाद चारों सूबों में सबसे ज्यादा हो चुकी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के पास 4 महकमों के कलमदान हैं। महकमा होम SNGAD के कलमदान भी वज़ीर आला के पास हैं। इस हवाले से बात करेंगे कैसर खोखर से। कैसर खोखर, बताइएगा, बुज़दार हुकूमत तो शहबाज हुकूमत पर भी बाजी ले गई। बिल्कुल, उस्मान बुज़दार की हुकूमत जो है वो साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ पर वज़रा के हवाले से बाजी ले गई है। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ की काबीना की तादाद जो है वो 34 थी, जबकि उस्मान बुज़दार की काबीना की तादाद जो है वो 37 हो गई है। और महकमा PND, महकमा SNGAD, महकमा होम और महकमा 1122 रेस्क्यू के जो कलमदान है ये वज़ीर आला पंजाब के पास है, जबकि कुछ अजाफी कलमदार वज़रा को सौंपे हुए हैं, जबकि 37 जो वज़रा है इस वक्त मौजूद हैं और शहबाज शरीफ की काबीना के 34 वज़रा थे। इस तरह शहबाज शरीफ की वज़रा जो है काबीना जो है वो इस तरह उस्मान बुज़दार की काबीना जो है वो शहबाज शरीफ की काबीना से बड़ी हो गई है और हुजूम में बड़ी हो गई है। हालांकि इमरान खान ने छोटी काबीना का ऐलान किया था, लेकिन अब काबीना जो है उस्मान बुज़दार की वो शहबाज शरीफ की काबीना पर बाजी ले गई है और शहबाज शरीफ की काबीना से 3 जो है ना उनके जो वज़रा है वो ज्यादा हो गए हैं। ठीक है कैसर खोखर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। अली अकबर, आखिर ये माजरा क्या है? साबिका हुकूमतों पर तनकीद करने वालों की अपनी काबीना में वज़रा की तादाद बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, अगर हम माजी करीब की बात करें तो यही तरीके इंसाफ थी जो कि उस वक्त अपोजिशन जमात थी और अपोजिशन की जानिब से तरीके इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो ना सिर्फ इमरान खान बल्कि तमाम ही तरीके इंसाफ के रहनुमा जो है वो ये तनकीद किया करते थे मुस्लिम लीग नून पे कि उनके जो वज़रा हैं, उनकी जो कैबिनेट है उसका हुजम बहुत ज़्यादा है। और बारहा इमरान खान ने मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर और अपने जलसों के अंदर ये ऐलान किया था कि उनकी कैबिनेट जो है वो इंतहाई मुख्तसर होगी। वो अगरचा जो है वो सूबाई कैबिनेट हो या मरकज़ की कैबिनेट हो, उनकी कैबिनेट में बहुत ही कम वजीर होंगे। लेकिन देखा यह जा रहा है कि अपने ही किए हुई बातों से जो है वो तरीके इंसाफ जो है वो यू टर्न ले रही है और अब उनकी कैबिनेट की तादाद जो है वो बिल्कुल वैसी ही होती जा रही है जैसे कि माजी में मुस्लिम लीग नून की या दीगर जब जमातें होती थी तो उनकी कैबिनेट होती थी। माजी में तो ये तनकीद बहुत किया करते थे, लेकिन बिलाखिर जो है इनको भी उसी फार्मूले पर आना पड़ा और अपने सियासी साख को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए और ख़ासतौर पर ऐसे इलेक्टेबल्स जो कि पार्टी से नाराज़ हो सकते हैं वजारत ना मिलने पर या उनको जो है अच्छा पोर्टफोलियो ना मिलने पर वो रिक्रूटिंग कर सकते हैं या वो नाराज़ हो किसी और पार्टी में जा सकते हैं, तो उन लोगों के शिकवे शिकायतें दूर करने के लिए तरीके इंसाफ भी रवायती सियासी जमातों की तरह जो है वो कैबिनेट की तादाद बढ़ाती चली जा रही है। मजमूई तौर पर अगर इसमें देखा जाए तो 37 से करीब जो हैं वो सिर्फ वज़रा हैं, उसके अलावा मुशीर हैं, मामून हैं और दीगर जो है उनके कैबिनेट का साइज बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह मरकज़ की अगर हम बात करें तो मरकज़ में भी अच्छा खासा साइज बढ़ चुका है। जी, वज़रा की तादाद में इजाफा हो रहा है। अली अकबर, कैसर खोखर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। स्कैंडल अरबों का, लेकिन अपने और फैमिली के नाम पर ना कोई जाती ना ही कोई कमर्शियल गाड़ी। DG एंटी करप्शन की जानिब से साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और उनकी फैमिली के 11 मेंबरान के नाम गाड़ियों की मांगी गई तफसीलात महकमा एक्साइज ने भिजवा दी हैं। आपको बताएं कि स्कैंडल अरबों का है, लेकिन अपने नाम और फैमिली के नाम पर कोई ज़ाती और ना ही कोई कमर्शियल गाड़ी है। DG एंटी करप्शन की जानिब से साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और उनकी फैमिली के 11 मेंबरान के नाम गाड़ियों की मांगी गई तफसीलात महकमे एक्साइज ने भिजवा दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली साही, बताइएगा ये क्या मामला है, इसके ऊपर क्या क्या तफसीलात भिजवाई गई हैं? जी बिल्कुल, रावलपिंडी रिंग रोड के करप्शन का जो मामला था एक बड़ा सामने आया था जिस पर एंटी करप्शन की जानब से इस पर इंक्वायरी की जा रही थी। DG एंटी करप्शन की जानब से महकमा एक्साइज को साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और उनकी फैमिली
कि 11 मेंबरान की जो तफसीलात थी वो मांगी गई थी, जिस पर महकमा एक्साइज की जानिब से वर्किंग मुकम्मल करके गुज़श्ता रोज़ जो है ये रिपोर्ट डीजी एंटी करप्शन को भिजवा दी गई है। इसमें हैरान कुन तौर पर पूरी फैमिली के नाम पर एक भी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं, जबकि उनके भाई के नाम पे सिर्फ 2 मोटरसाइकिलें रावलपिंडी में रजिस्टर्ड हैं। तो इसी हवाले से डीजी एक्साइज के हुक्म पर रिपोर्ट जो है वो एंटी करप्शन को सबमिट कर दी गई है और इस पर मजीद जो है वो डीजी एंटी करप्शन की जानिब से प्रॉपर्टी के हवाले से जो तफसीलात मांगी गई थी वो भी अगले 2 रोज़ में भिजवा दी जाएंगी। जी, बाकी तफसीलात भी भिजवा दी जाएंगी। अली शाही, आपका बहुत शुक्रिया। की रिमॉडलिंग मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला, LDA ने ख़याबान फिरदौसी मंसूबे पर नजर सानी प्लान मंजूर कर लिया है। जबकि चौकता शौकत खानम फ्लाईओवर तक रीमॉडलिंग के मंसूबे में सिग्नल्स ख़त्म कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा, अब नजर सानी शुदा प्लान में क्या क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं? जी, पहले इससे कबल अल्लाह गोल चक्कर पर रीमॉडलिंग की जा रही थी और अल्लाह गोल चक्कर को दरमियान से ख़त्म करके खैरवान फिरदौसी को डायरेक्ट थ्रू करना था, जिसके लिए काम शुरू कर दिया गया था। इसके साथ साथ आगे जगावर चौक, शादेवाल चौक और शौक चौक से पहले जदीद प्रोटेक्टेड यू टर्न रखे गए थे और सिग्नल भी लगाए जाने थे। अब ट्रैफिक को सिग्नल फ्री करने के लिए सिग्नल्स का ख़त्म कर दिया गया। अमेंडेड प्लान जो नेस्पाक ने भिजवाया था उसको मंजूरी दे दी गई है। अब एक नया टेंडर किया जाएगा जिसके मुताबिक जगावर चौक, शादेवाल चौक पर प्रोटेक्टेड यू टर्न्स होंगे। इससे कबल इस पर सिग्नल्स थे। प्रोटेक्टेड यू टर्न से ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा और इसके साथ ही शौक चौक से अड्डा प्लाजा ड्राइविंग तक 9 किलोमीटर का ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन जाएगा। सिग्नल फ्री ट्रैफिक के दौरान शहरियों को एक जानिब से दूसरी जानिब जाने के लिए 3 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस भी बनाए जाएंगे। इसको भी इसका पार्ट बना दिया गया है। इस मंसूबे के दौरान 15 इलेक्ट्रिक पोल जो बड़े बड़े पाइलॉन हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए 15 करोड़ लेस्को को अलहदा दिए जाएंगे। इस तमाम तर प्रोजेक्ट पे मजबूरी तौर पर 51 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इससे कबल जो टेंडर किया गया था वो 9 करोड़ का था। इससे बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है और आइंदा चंद दिनों में अगले 2 टेंडर भी जारी कर दिए जाएंगे। जी ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लेस्को ग्रिड सिस्टम ऑपरेशन सर्कल में पावर ट्रांसफार्मर की मुरम्मत करवाने में करोड़ों रुपए के घपलों पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। महंगे दामों ट्रांसफार्मर्स मुरम्मत करवाकर कंपनी को 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा, तहकीकात शुरू कर दी गई है? जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के GSO सर्कल की जानिब से जलने वाले जो पावर ट्रांसफार्मर्स हैं इनकी मुरम्मत करवाई गई और उस मुरम्मत की वजह से कंपनी को एक ट्रांसफार्मर की मद में 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ और मजमूई तौर पर ये 10 जो पावर ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी मेंटेनेंस करवाई गई, जिसके बाद ये ऑडिट रिपोर्ट हुआ और ऑडिट रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई कि जो पावर ट्रांसफार्मर्स मुरम्मत करवाए गए हैं इसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा था। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने इस पर तहकीकात का आगाज कर दिया है और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उस वक्त जो थे राना इश्तियाक, इसके साथ हम उनके डिप्टी मैनेजर और SPOs और AETs जो है मजमूई तौर पर 14 अफसरान और मुलाजमीन है, इनको तहकीकाती कमेटी ने तलब कर लिया, जिनमें अगर अब एक्सचेंज की बात की जाए तो उनमें मोहम्मद अब्दुल्ला, नजमुल हसन, नईम कासिम, फयाज अहमद शामिल है और दीगर मुलाजमीन है। बुनियादी तौर ये था कि 10 ट्रांसफार्मर जो है मुरम्मत करवाए गए। एक ट्रांसफार्मर पर 1 करोड़ रुपए की लागत आई, लेकिन चूंकि वो ट्रांसफार्मर कंपनी के सिस्टम में नस्ब नहीं किए जाते, लेस्को उसको फरोख्त करती है, तो 75 लाख रुपए में वो फरोख्त किया जाना था। 1 करोड़ लागत आई और 75 लाख में जब फरोख्त किया जाना था तो एक ट्रांसफार्मर की मद में कंपनी को 25 लाख का नुकसान हुआ। इस पर अब तहकीकात का आगाज किया जा रहा है। कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, जिस पर तहकीकात शुरू कर दी गई। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी शिरकत कोरोना से बचाव पर आगाही लेकर जबकि केक काटा और शजरकारी भी की। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जश्न आज़ादी के हवाले से FC कॉलेज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया और इस हवाले से जो कोरोना की एक लहर चल रही है उसके हवाले से आगाही लेक्चर्स जो हैं वो भी दिए गए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत की, जबकि जो मायनाज मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह, उन्होंने भी इस पर आगाही लेक्चर दिए। हमारे साथ कमिश्नर लाहौर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक तो कोरोना की लहर चल रही है और दूसरा जश्न आज़ादी है, तो इस मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ FCC कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन का कि इन्होंने इतना अच्छा मौका आज बनाया कि यहाँ पे आके बातचीत करने का मौका भी मिला। बुनियादी तौर पर जो एजुकेशन का सेक्टर है उसको कोविड के बाद जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा उसके हवाले से बातचीत हुई और जो टीचर्स का रोल है इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर,
کہ بار بار آن لائن کلاسز کرنی پڑتی ہیں, کبھی کیمپس پہ ہوتی ہیں تو وہ بڑی ریڈیوس اسکیل پہ ہوتی ہیں. تو ان چیلنجز میں کس طرح سے ہمیں ٹرانسفارم کر کے یہ انشور کرنا ہے کہ ہم انٹرپٹیڈ ایجوکیشن اپنے بچوں کو دیتے رہیں اور ہمارا جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہے اس کو مزید کسی قسم کی مشکلات نہ ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کی ریئلائزیشن کہ یہ وبا ایک حقیقت ہے, اس کو نبٹنے کے لیے احتیاط ہمیں کون کون سی کرنی چاہیے, کیسے کرنی چاہیے, اس کے بارے میں بات ہوئی. ماسک پہننے کے حوالے سے, ویکسینیشن کے حوالے سے, اور جو سب سے بڑا مقصد تھا آج کی ایکٹیویٹی کا وہ پلان فار پاکستان تھا, یعنی کہ ہم پاکستان کے لیے اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے کچھ انویسٹ کریں. یہ وہ واحد انویسٹمنٹ ہے جو فوری طور پر اس کا پھل نہیں ملنا, یہ آنے والی جنریشنز نے اس کا پھل لینا ہے. اور یہ اگر ہم انکلکیٹ کر سکیں اپنی ینگ جنریشن کے اندر کہ آپ نے آنے والوں کے لیے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے جس کی کوئی آپ کو لالچ نہیں ہے, اس انویسٹمنٹ کا کیا فائدہ ہوگا ہمارے ملک کو اور یا ہماری انوائرمنٹ کو. ایف سی کالج کا ہر بچہ اگر اپنے گھر میں ایک درخت لگائے اور اس درخت کو صرف نہ لگائے بلکہ اس کو اون بھی کرے, یعنی کہ اس کو تب تک اس کی دیکھ بھال کرتا رہے جب تک وہ اپنے بل بوتے پر خود بخود تناور درخت نہیں بن سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. یہ صرف سمبولک نہیں ہے یہ 2 درختوں کا یہاں پہ لگنا, بلکہ اس کے پیچھے ایف سی کالج کا ہر بچہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر میں جا کے, اپنے آس پاس جا کے, کوئی بھی جگہ دیکھ کے ایک درخت لگائے گا اور پھر اس درخت کی وہ حفاظت بھی کرے گا تاکہ پاکستان کے لیے یہ پلانٹیشن کی جو کیمپین ہے اس کو کامیاب بنایا جا سکے. جی بالکل, تقریب کے اختتام پر یہاں پر پلانٹ فار پاکستان کیمپین کے تحت جو شجرکاری ہے وہ بھی کی گئی اور اسی حوالے سے یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ اس جشن آزادی کے موقع پر شجرکاری بھی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ادا کیا جائے کہ خود کو ویکسینیٹ کر کے, خود ماسک پہن کے دوسروں کو اس وبا سے محفوظ کرنا ہے اور پاکستان کو اس وبا سے محفوظ کرنا ہے. عثمان, بہت شکریہ آپ کا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. کسی بھی خبر کی اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ city42.tv. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لائیو بلیٹن فیس بک اور یوٹیوب پر بھی آپ براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں. رہیے باخبر اور دیکھتے رہیں City 42. ابھی ایک بریک جس کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.